मतलब वो रीअरेंजमेंट कर भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा कि वो कार्बोकेटाइन कैसा है। तो कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज। नेक्स्ट है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की रेट, मतलब रिएक्शन स्लो हो रही है या फिर फास्ट हो रही है, वो अपन कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका मतलब क्या हुआ कि आप समझोगे कि जो डबल बॉन्ड है उसकी EAR की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए ट्रिपल बॉन्ड से, मतलब एल्काइन की ज़्यादा होनी चाहिए एल्कीन से, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक्सेप्शन है। क्यों? इसका रीजन है कि जो एल्काइन है ना, एल्काइन के ऊपर बेलनाकार या फिर सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड या फिर अब्र उपस्थित होता है। इस वजह से एल्काइन का जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होगा। इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा होगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इस वजह से एल्कीन की जो EAR के प्रति रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैंने आपको ऊपर बताया कि इसका जो RDS है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो RDS स्टेप कौन सा है? कार्बोकेटाइन का बनना। तो स्टेबिलिटी, इस पे भी तो रेट ऑफ EAR कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उसकी रेट ऑफ EAR ज़्यादा होगी। थर्ड है 1/, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसका क्या मतलब है कि मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी EAR की रेट उतनी ही कम होगी। क्यों? अब आप खुद सोचो, एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी तो वो क्यों ही टूटेगी, क्यों ही इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर अटैक करवाएगी? वो तो पहले से स्टेबल है ना, तो वो रिएक्शन करना ही नहीं चाहेगी। इस वजह से जितनी कम एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा EAR की रेट होगी। मैं इसको सिंबल से बताती हूँ कि जितनी कम ये होगी उतनी ही ज़्यादा ये होगी। अब तुम्हारा भी बार बार में यही डाउट होगा कि दीदी बार बार में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट या फिर कब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा, कब नहीं करेगा, यही बोले जा रही है, लेकिन बता नहीं रही कि कौन सा कब क्या करेगा, कौन सा कब क्या क्लासिकल रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कौन से होते हैं, कब ये रीअरेंजमेंट करेगा, कब नहीं करेगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कौन सा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, या फिर कौन सा कार्बोकेटाइन क्लासिकल है, कौन सा कार्बोकेटाइन नॉन क्लासिकल है। तो इसके लिए मैंने लिखे हैं कुछ रिएजेंट जो मैंने आपको EAR में पहले बताए थे कि कौन सा कार्बोकेटाइन फाइल और न्यूक्लियोफाइल इसको तोड़ना बताया था HX को H+ और X- में। ऐसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 H+ HSO4- में, डाइल्यूट H2SO4 का मैंने बताया था H+ और H-। अब मैंने यहाँ पे H2O क्यों लिखा है? मैंने H2 लिखा है क्योंकि जो अटैकिंग एजेंट है वो H2O है, लेकिन लास्ट में जो जाके जुड़ेगा वो OH होगा, CH3OH और H+। तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल H+ और CH3OH। मैंने CH3OH क्यों लिखा? इसीलिए लिखा है क्योंकि अटैकिंग एजेंट CH3OH है, लेकिन लास्ट में जुड़ेगा कौन? CH3OH हट जाएगा, CH3COOH। तो इसका क्या है? H+ और CH3COO-। अब ये 5 जो मैंने लिखे हैं HX कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 जिसको अपन H3O+ या फिर H+H2O भी बोलते हैं। इसको H+H2O या फिर H3O+ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब मैंने बताया था कि H2SO4 तो उसमें बहुत ही कम अमाउंट में होगा, लेकिन उनके चारों ओर बहुत सारा पानी होगा, इसलिए। और नेक्स्ट है CH3OH और H+ और CH3COOH। ये जो होंगे वो क्या होंगे? कार्बोकेटाइन रीअरेंज करने वाले होंगे, और इन्हीं को क्या बोलेंगे अपन? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। जो EAR रिएक्शंस में क्लासिकल कार्बोकेटाइन है वो ये 5 हैं। इसके बाद अपन चलते हैं नॉन क्लासिकल या फिर ऐसे कार्बोकेटाइन पे जो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। तो उसके एग्जाम्पल है X2CCl4। अब X2 और उसके साथ में कोई नॉन पोलर, तो उसका इलेक्ट्रोफाइल क्या बताया था मैंने? X+ और X- इसका नेगेटिव पार्ट है फिर न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट है HOX। अब HOX को अपन X2+ H2O, ये भी आपको एग्जामिनर लिख के दे सकता है। HOX को X2+ H2O। यहाँ X2 का क्या क्या हो सकता है? Cl2Br2 ये सभी हो सकते हैं, और X+ मतलब Cl+ हो सकता है, Br+ हो सकता है, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में OH-। NOCl। अब NOCl को टिल्डन रिएजेंट पे
इच्छा है आप इसे याद भी कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो। तो इसका कौन है, NO प्लस और Cl माइनस। ऐसे Br2 इन एक्वस NaCl। अब मैंने H2CCl4, इन दोनों में डिफरेंस करना है। H2CCl4 मतलब इसको मैं Br2CCl4 भी तो बोल सकती हूँ। Br2CCl4 इसका मतलब है Br2 नॉन पोलर के अंदर, और इसका मतलब है Br2 किसी पोलर के अंदर। तो Br2 जब नॉन पोलर के अंदर है तो Br प्लस और Br माइनस केवल यही होगा। लेकिन जब Br2 किसी पोलर के अंदर है तो इसका Br प्लस आ जाएगा। और एक्वस है तो एक्वस का OH माइनस, NaCl का Cl माइनस, और इस Br का एक Br माइनस। ये तीनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह है। तो ये वाले चार जो हैं वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन बनाएंगे जो रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, और ये वाले जो 5 हैं वो क्लासिकल कार्बोकैटाइन बनाएंगे जो रीअरेंजमेंट करेंगे। तो बस EAR रिएक्शंस के लिए आपको रिएक्टेंट मैंने बता दिया था, एल्कीन और एल्काइन है। अब रिएजेंट ये सब कल की क्लास में मैंने बताया था रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। तो HX कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, CH3OH प्लस, CH3COOH, H2CCl4, HOX, NOCl, Br2 इन एक्वस NaCl। आज मैंने बताया कि इनमें से कौन कौन से क्लासिकल कार्बोकैटाइन है, कौन से नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन है। इसका मतलब कौन सा तो कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट करे। क्लासिकल कार्बोकैटाइन और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन बताने के बाद अपन चलते हैं कि रीअरेंजमेंट होता कैसे है कार्बोकैटाइन में। आपका ये सवाल होगा कि मैं कब से बता रही हूँ कि कार्बोकैटाइन में रीअरेंजमेंट होता है, पर वो होता कैसे है ये तो बताओ। तो ठीक है, अब कार्बोकैटाइन में रीअरेंजमेंट देखने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखे जाते हैं। तो कार्बोकैटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे, जहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन जिसमें भी होते हैं वो कैसे देखते हैं। तो ये कौन है, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन से डायरेक्ट जो sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोकैटाइन से डायरेक्ट जो sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल ले अपन, जैसे ये है CH3 CH CH3 CH3 तो यहाँ प्लस। अब मैं आपसे इसमें पूछूं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आप अपना आंसर सोच के रखो। मैं बता रही हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे। ये कार्बोकैटाइन है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp3 है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp3 है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp3 है। इसका मतलब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 3 6 और 3 9। तो इस एग्जाम्पल में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अल्फा हाइड्रोजन आपको ऐसे ही देखना है। अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए मैंने क्या बताया, डायरेक्ट कार्बोकैटाइन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 होना चाहिए, और उसके ऊपर हाइड्रोजन जो होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब इसी तरह से अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इस तरह से आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। अब उसके बाद में चलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन हो जो है वो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसके अंदर। क्या मतलब है, 3 मेंबर्ड मतलब 3 सदस्यी चक्रीय साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन संक्रमण अवस्था बनती है। किसके अंदर, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन भी 3 टाइप से है, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग और 1 to फिनाइल शिफ्टिंग। ये जो है 1 to फिनाइल शिफ्टिंग ये अपने सिलेबस में नहीं है। 1 to फिनाइल शिफ्टिंग अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग एंड 1 to मिथाइल शिफ्टिंग। तो अपन 1 to फिनाइल शिफ्टिंग नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग क्या होता है, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग कई बार होता है कि ये जैसे ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ये मिथाइल भी है, तो मैं हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराऊं या फिर मिथाइल की शिफ्टिंग कराऊं, तो इसके लिए मुझे ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग देखना पड़ेगा। तो
सबसे पहले अपन हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे, उसके बाद में मिथाइल की शिफ्टिंग कराएंगे। पीएच हमें नहीं देखना है, पीएच मतलब फिनाइल, फिनाइल हमें नहीं देखना, हमारे सिलेबस में 2 ही है तो यही देखेंगे अपन, हाइड्राइड और मिथाइल की शिफ्टिंग। तो पढ़ते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये करते कैसे हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसका मतलब क्या है, मैं किसको शिफ्ट करूंगी, हाइड्राइड को। अब मुझे ये बताओ, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सोचना है आपको भी, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2। अब CH3 CH3 और CH+। अब ये बताओ इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6। ये देखना है कार्बोकैटाइन के डायरेक्ट sp3 कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसके ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए, वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही इस कार्बोकैटाइन से डायरेक्ट sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, उस पे हाइड्रोजन भी है, तो वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। अब ये शिफ्टिंग करते कैसे हैं, तो मुझे ये बताओ, ये अल्फा हाइड्रोजन 2 वाला है, ये अल्फा हाइड्रोजन 6 वाला है, तो इनमें इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन 6 वाला। जिसके अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटाइन, इसके अंदर 2 ही है तो ये इससे कम स्टेबल है। तो ये क्या चाहेगा कार्बोकैटाइन कि मैं इसमें चला जाऊं, तो इसमें जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक अपना हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये CH2 है, मैं इसको ऐसे लिख देना है, इसको 1 देना है, जहां पर करना है उसको नाम देना है 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 1 से इस 2 पे क्या लेके जा रही हूँ, इस हाइड्राइड को लेके जा रही हूँ, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब इसको शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस वाला इधर आ जाएगा और ये H इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बना, ये प्लस इधर आ गया और ये H इधर चला गया, तो ये स्टेबल बन गया अल्फा हाइड्रोजन 6। ऐसे ही मिथाइल की शिफ्टिंग, मिथाइल की शिफ्टिंग कैसे करते हैं, जैसे ये है 2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में अपन चलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब ये कोई एग्जांपल है, CH3 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 CH+ और CH3। अब मुझे इसमें बताओ कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्या बताया था, उसी तरह से सोचना है कि sp3 कार्बन, तो उसके पास में जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। आप सोच रहे होंगे इस पे से क्यों नहीं काउंट किया दीदी ने अल्फा हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास तो कैसे काउंट करूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन होते तो मैं काउंट करती, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। और कार्बोकैटाइन से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये मत बता देना कि ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, ये इससे अगर जुड़ा हुआ होता तो इसको काउंट करते, ये अभी इस वाले से जुड़ा हुआ है तो क्यों काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अब ये बोल रहा है मुझे तो स्टेबल में जाना है, मुझे तो स्टेबल में लेके चलो, रीअरेंजमेंट करवाओ मेरा। तो अब ये मिथाइल तीनों सेम ही है, तो इन मिथाइल में से क्या कर देंगे, 1,2 मिथाइल की शिफ्टिंग। तो यहाँ इसको 1 नंबर दे देंगे जहाँ से शिफ्ट करेंगे, और जिस पर करेंगे उसको 2 नंबर दे देंगे। शिफ्ट किसको करवा रही हूँ मैं, मिथाइल को। अब आप बोलोगे दीदी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग क्यों नहीं करवा रही, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कहाँ से होगी, हाइड्रोजन होगा तभी तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करूंगी, हाइड्रोजन होता तो मैं हाइड्रोजन की शिफ्टिंग पहले करती, फिर उसके बाद में मैं देखती अल्फा हाइड्रोजन, फिर अगर मिथाइल की शिफ्टिंग हो रही होगी और उससे भी अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे होंगे तो मैं मिथाइल की भी शिफ्टिंग करवा दूंगी। तो ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो मैं गई मिथाइल के पास, तो मिथाइल क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। अब मैं इस मिथाइल को इसके ऊपर शिफ्ट करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो ये है ये वाला CH3, ये वाला कार्बन, ये वाला CH3, ये CH3 शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, इसके ऊपर, और ये प्लस शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, इस वन के ऊपर, और ये CH3। चलो बताओ अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो जल्दी से, अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करूं मैं, अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 3, और एक ये हाइड्रोजन भी तो है, इसको भी तो काउंट करना है, ये इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन है, sp3 कार्बन, तो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो भी तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, तो 3 3 6 और 1 7। अब देखो पहले अल्फा, अब तुम मुझसे बोलोगे कि ये 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लिखी है दीदी ने लेकिन दिखाया नहीं है कि कैसे बनती है, क्या होता है 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्यों, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है दिखाने की। तो डायरेक्ट
आपको मैंने जैसे मेथड बताया वैसे ही करना है। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है और ये शिफ्टिंग कर सकता है तो इसकी शिफ्टिंग करवानी है। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या हो गया, इसका रीअरेंजमेंट हो गया कार्बोकेटाइन का। तो रीअरेंजमेंट में बता दिया कि दो ही पढ़ने हैं, होते तीन है लेकिन तीसरा हमें नहीं पढ़ना है। तो पहला क्या है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा क्या है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। हाइड्राइड और मिथाइल दोनों में से दोनों ही आ गए, मान लो हाइड्राइड भी आ गया मिथाइल भी आ गया, तो पहले कौन सा करवाना है हाइड्राइड, फिर उसके बाद मिथाइल करवाना है। ठीक है, ये हो गया। नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स में रीअरेंजमेंट सीखने के बाद में अपन चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में रीअरेंजमेंट कैसे होता है। आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स तो पता ही होंगे। ये जो कंपाउंड्स हैं इनको अपन बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें कोई रिंग बन रही होती है और जिसमें रिंग नहीं बन रही होती है, जैसे ये वाला कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन, इस वाले को क्या बोलते हैं अपन नॉन साइक्लिक कंपाउंड। अब अपन चलते हैं किसमें साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर रीअरेंजमेंट अपन कैसे करेंगे। तो ये प्लस है। अब मैंने कुछ ऑर्डर बताया आपको, साइक्लिक जो रिंग है उसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है। तो 6 मेंबर जो रिंग है उसकी स्टेबिलिटी 5 मेंबर से ज़्यादा होगी, फिर 4 मेंबर, फिर 3 मेंबर, ये इसकी स्टेबिलिटी है। इसका मतलब हमारे पास कोई 5 मेंबर की रिंग होगी तो वो 6 मेंबर की रिंग में जाएगी तो स्टेबल है, 4 मेंबर की 5 मेंबर में जाएगी तो स्टेबल है, ऐसे 3 मेंबर 4 में जाए या 4 5 में जाए, 5 6 में जाए, तब तो क्या होगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन 6 मेंबर 5 मेंबर में जाए तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ये नहीं हो सकती। ठीक है, 5 मेंबर वाली 6 मेंबर में जा सकती है लेकिन 6 वाली 5 में नहीं जा सकती। ठीक है, ये हो गया। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। ये मैंने एग्जांपल ये 5 मेंबर रिंग है और रिंग से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर, उसके अंदर डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कार्बोकेटाइन होना चाहिए, कैटाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है, ऐसी आपको कोई स्ट्रक्चर दिख रही है तो वो रिंग के अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो अभी 5 मेंबर रिंग है तो ये क्या चाहेगी कि मुझे 6 मेंबर की रिंग में लेके जाओ, ये चाहती है कि मुझे 6 मेंबर की रिंग में लेके जाओ। तो इसको कैसे लेके जाएंगे, तो देखो ये क्या है 5 मेंबर की रिंग है। अब ये 6 मेंबर की रिंग कब बन जाए, जब मैं इस बंद को इससे जोड़ दूं या फिर ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ आ जाए, मतलब ऐसे ये, तब तो ये 6 मेंबर की बन सकती है। और इसको हटा दूं तो देखो, सोचो मैंने इसको हटा दिया तो ये 6 मेंबर की बन सकती है ना। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब इधर आओ, इधर समझाती हूँ। तो मुझे क्या करना है, पहले इस बंद को तोड़ना है। तो आपको पता होगा बंद जब बनते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो ठीक है, तो इसको कैसे करना है, ये है अपने पास, ये है अपने पास, क्या करना है इस बंद को तोड़ना है। तो मैं इस बंद को तोड़ूंगी तो यहाँ मैं माइनस लगा दूंगी, यहाँ प्लस लगा दूंगी। ये ध्यान रखना प्लस के साथ में, प्लस की जगह पे प्लस लगाना है। और जो पहले वाला प्लस है उसको 1 नंबर दे देना है। पहले वाले प्लस को क्या बोलना है, 1 नंबर। शुरू से देखो क्या करना है, रिंग में रीअरेंजमेंट है तो उसका पता कैसे चलेगा, रिंग होगी और रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के ऊपर प्लस होगा तो वो रीअरेंजमेंट कर सकता है। अभी हम बता नहीं सकते कि वो रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं करेगा। मान लो पहले से 6 मेंबर की रिंग है तो किस में जाएगी, ये रीअरेंजमेंट करके 5 में जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो ये 5 मेंबर की रिंग है, तब अपन सोच सकते हैं कि रीअरेंजमेंट कर सकता है और 6 मेंबर में जा सकता है। ठीक है, तो अब रीअरेंजमेंट कैसे करवानी है, प्लस के बगल में प्लस बनाओ क्योंकि हमें इस बंद को तोड़ के इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से अटैच करना है। तो इस बंद को तोड़ना है तो बंद को तोड़ने के लिए प्लस और माइनस लगा देंगे। अगर तोड़ दिया तो बंद को, प्लस के बगल में